आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट, हम अपने आसपास जो भी पदार्थ देखते हैं तो पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ के पास अपना कुछ द्रव्यमान होता है। जो भी आप पदार्थ देख रहे हैं तो पदार्थों में होता क्या है? पदार्थ में उनका कुछ द्रव्यमान होता है और वो जब भी आप उसको किसी स्थान पर रखते हैं तो कुछ स्थान को घेरते हैं। आप जो भी ब्रह्मांड की पदार्थ को देख रहे हैं उसमें ये दो चीज़ें आपको हमेशा मिलेगी। और पदार्थ का परिभाषा भी यहीं से स्टार्ट होता है कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो जिसके पास द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं। तो हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि वह वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो तथा जब आप उसको कहीं पर भी रखते हैं तो वो कुछ स्थान घेरता है। तो वह वस्तु जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरता है उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। पदार्थ या द्रव्य, एक द्रव्य होता है और एक द्रव होता है। तो ये जो द्रव है ये होता है तरल पदार्थों के लिए और ये जो द्रव्य है ये द्रव्य होता है पदार्थों के लिए। जैसे अगर ये मार्कर है तो यहाँ से यहाँ तक ये जिस चीज़ का बना है वो इसका क्या हो गया? द्रव्यमान। और आप इसको जहाँ पर भी रखते हैं तो इसके द्वारा जो स्थान घेरा गया है वो आप देख रहे हैं। तो ये जो पदार्थ है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक, ये इसका परिभाषा दो तरीके से देंगे। एक तो इसके पास अपना द्रव्यमान है, दूसरा आप इसको जहाँ पर भी रखते हैं वो कुछ स्थान घेरता है। तो पदार्थ का परिभाषा क्या हो गया? अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं वो तीन अवस्था में पाए जाते हैं, चाहे वो ठोस होगा या वो द्रव होगा या गैस होगा। तो ठोस में भी कुछ द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है। द्रव का भी द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। और गैस का भी द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है। जैसे आप सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर जो देख रहे हैं तो उसमें जो गैस है 14 kg 15 kg, तो उसका क्या है? वो उसका द्रव्यमान हो जाता है। उसके अंदर जो गैस है उसका द्रव्यमान, उस गैस के अंदर जो है उसका द्रव्यमान होगा। और उसके द्वारा जो सिलेंडर के पूरा आप सिलेंडर की जगह को जो घेरे हुए है वो क्या है? वो स्थान तो घेरे हुए है। तो जो भी हमारे पास पदार्थ होते हैं वो तीन अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ सामान्यतः कितनी अवस्था में पाई जाती हैं? तो पदार्थ हमारे पास तीन अवस्था में पाई जाती हैं। ये स्टेजेस ऑफ मैटर, ये तीन अवस्था में पाई जाती हैं। कौन सा? तो पहला हो सकता है ठोस, क्या? सॉलिड। और हम इस चैप्टर में सॉलिड के ही बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? द्रव। लिक्विड। और तीसरा क्या है? गैस। ये जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, आप जब इनको बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो
जो ठोस होते हैं, जो द्रव होते हैं, जो गैस होते हैं, ये जो जिस पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होता है, उसके आधार पर ये ठोस द्रव गैस है। इसकी दो अवस्थाएं और भी होती हैं पदार्थ की, एक प्लाज्मा और दूसरा बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हम सामान्यतः तीनों अवस्था की बात करते हैं। तो जो ठोस होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कोई ठोस के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनके कणों का स्ट्रक्चर है, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये कण है और ये एक कण है, तो इन दोनों के कण के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम है। यहाँ पे तो साफ डिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जब आप बहुत ही सूक्ष्म अवस्था पे देखेंगे तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। और ये जो द्रव होते हैं, ये एक कण है और ये एक कण है, तो इनके बीच में आप ये जो देख रहे हैं डिस्टेंस, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। तो ये हो गया द्रव के कण, और ये है गैस के। गैस के अणु आपस बहुत ही दूर दूर होते हैं। ये देखिए आप तीन कण हैं जो बहुत दूर दूर हैं। तो ऐसा होता क्यों है? इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको कहते हैं अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल होता क्या है? अंतरा आणविक बल होता है जो कण, कण मतलब कण या तो परमाणु हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ परमाणु, अणु या आयन से मिलकर बना होता है। तो इनके जो कण होते हैं, इनके बीच में दो कणों को आपस में बांध के रखने वाला, मतलब दो कणों को आपस में जोड़ने वाला जो बल होता है वो होता है अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अंतर आणविक बल जो होता है वो इनको बांध के रखे रहता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अंतर आणविक बल है, या यहाँ पे जो अंतर आणविक बल है, वो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे अंतर आणविक बल बहुत ही ज्यादा है। किसकी तुलना में? द्रव की तुलना में। अगर इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तभी तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही पास पास हैं, इसके जो कण हैं बहुत पास पास हैं। यहाँ पे बल कम है, इसीलिए तो इनके जो कण हैं वो थोड़ा दूरी दूरी पे हैं। तो यहाँ पे अंतराणविक बल सबसे ज्यादा, यहाँ पे अंतराणविक बल उससे कम, और सबसे कम गैस में होते हैं। गैस में अंतराणविक बल सबसे कम होते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अंतराणविक बल जो है वो सबसे कम है। तो अंतराणविक बल सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अंतराणविक बल ज्यादा होने से आप एक चीज देख रहे हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो कण हैं बहुत पास पास हैं। ये अपने स्थान पे गति नहीं कर रहे हैं, मतलब इनके पास एनर्जी बहुत ही कम है, जिसके कारण इनके अणुओं के पास एनर्जी इतनी कम है कि ये जिस पोजीशन पे रखे हुए हैं उसी पोजीशन पे हैं, अपने पोजीशन से इधर उधर हिल डुल नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके अणुओं के पास थोड़ी बहुत एनर्जी है, तभी तो ये अपने स्थान से इधर उधर मूव कर लेते हैं। जैसे पानी है, तो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे मूव कर लेता है? उसके पास ठोस से ज़्यादा एनर्जी होती है, तभी तो वो इनके बीच में जो लगने वाला अंतराणविक बल है उसको कमजोर करके और वो आसानी से इधर उधर मूव कर लेता है। ठीक। और गैस के अणुओं के पास इन दोनों की तुलना में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए ये बहुत ही तेजी के साथ आप जिस भी पात्र में इसको रखते हैं वो दीवारों से टकराते रहते हैं और मूव करते रहते हैं। ठीक। तो ये जो होता है ठोस द्रव गैस, ये ठोस से द्रव, द्रव से गैस में जो परिवर्तन हो रहा है ये दो चीजों पर निर्भर कर रहा है।
एक तो अंतरा आणविक बल और एक इनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, इनके पार्टिकल्स, इनके कण की एनर्जी के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ये जो अवस्थाओं का परिवर्तन है, अवस्थाओं का परिवर्तन किन कारणों पर निर्भर कर रहा है? दो कारणों पे। एक क्या? अंतरा आणविक बल, और दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा। ये होता है थर्मल एनर्जी, ये होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। अंतरा आणविक बल अगर ज्यादा है, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब इस कण के पास ऊर्जा अगर कम है तो ये स्टेबल होगा, मतलब स्थिर होगा, तो ये ठोस होगा। यदि अंतरा आणविक बल कम है लेकिन ऊष्मीय ऊर्जा ठोस से ज्यादा है तो द्रव होगा। और यदि आणविक ऊर्जा, ये अंतरा आणविक ऊर्जा ज्यादा है और ऊष्मीय ऊर्जा और भी ज्यादा है किसकी तुलना में? द्रव की तुलना में, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गतिशील होते हैं। सॉरी, ये अंतरा आणविक बल यदि इनमें कम है और ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा है तो ये बहुत ही तेजी से मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि अंतरा आणविक बल कम होने का इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब किए होते हैं, अवशोषित किए होते हैं, जिसे किसी भी कंटेनर में रखने पे बहुत ही तेजी के साथ इधर उधर मूव करते हैं। तो क्या आप इन दोनों के कारण किसी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं? देखिए कैसे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, बर्फ के टुकड़े का। एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, जब वो ठोस अवस्था में होता है, किसमें? ठोस अवस्था में। तो मान लीजिए ये बर्फ का टुकड़ा है और ये ठोस अवस्था में है, तो इसके मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास हैं, इसके कण बहुत ही पास पास हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास, अगर ये ठोस अवस्था में है बर्फ, तो इसकी टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी पानी बर्फ बन जाता है, कोई भी जो जल होता है वो बर्फ बन जाता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो ठोस है, बर्फ का टुकड़ा है, ये ठोस अवस्था में रहता है और उस समय इसके अणुओं के पास एनर्जी बहुत ही कम होती है, जिससे ये जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो उसको तोड़ नहीं पाते हैं और ये अपने पोजीशन से ज़्यादा इधर उधर हिलडुल नहीं पाते हैं, इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं। तो इनकी जो संरचना होती है वो ठोस होती है। क्यों? अंतरा आणविक बल ज़्यादा है, ऊष्मीय ऊर्जा सबसे कम है। लेकिन जब ही आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा, कितना? कोई टेम्परेचर होगा T डिग्री सेल्सियस, तो ये जो टेम्परेचर होगा ये ठोस से द्रव में लाने के लिए यहाँ पे कौन सी अवस्था मिलेगी? द्रव की अवस्था। और द्रव की अवस्था में यहाँ पे ठोस में था तो क्या था? ये बर्फ था। जब यहाँ पे द्रव में होगा तो क्या होगा? पानी होगा, बर्फ से पानी बन जाएगा। तो ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए इसको जो टेम्परेचर दिया जाएगा वो इसके गलनांक के बराबर होता है। गलनांक क्या होता है? गलनांक वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ज्यों ही आपने थर्मल एनर्जी दिया, टेम्परेचर को बढ़ाया, उसमें ऊर्जा दिया, तो इसके जो पार्टिकल्स थे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किए, वो उस ऊर्जा को ग्रहण किए। ऊर्जा ग्रहण करने के कारण इनके जो पार्टिकल्स के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई और ये जिस बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हैं, मान लीजिए अगर ये दो, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, ये जो एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा जुड़े थे, तो जो ही ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स एनर्जी को ग्रहण किया, ऊर्जा को ग्रहण किया, जब आपने टेम्परेचर दिया तो ये इधर मूव करने लगता है, ये इधर मूव करने लगता है और ये बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। बॉन्ड को ब्रेक कर देता है लेकिन उतना ब्रेक नहीं कर पाता है जितना कि गैस की अवस्था में होती है। तो होता क्या है? तो ये पूर्ण रूप से बॉन्ड को नहीं तोड़ते हैं, ये उसी बॉन्ड में बंधे रहते हैं, लेकिन
ठोस के तुलना में ये ज़्यादा गति करने लगते हैं और इनके बीच में जो लगने वाला अंतराणविक बल है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूरी दूरी पे आपको दिखने लगते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये ठोस की तुलना में थोड़ा दूरी दूरी पे हो जाते हैं और ये ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जब आप टेम्परेचर को बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जल वाष्प बन जाता है। इसका मतलब होता है कि जो ही आपने टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस किया ये तुरंत वाष्प बन जाता है। वाष्प कैसे बनता है? अब इनके पार्टिकल्स के पास, इनके अणुओं परमाणुओं आयनों के पास ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है, ये जो पहले बॉन्ड था इसको अब ये तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद इनके बीच में जो लगने वाला अंतराणविक बल था वो सबसे कमज़ोर हो जाता है और उसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये बहुत ही तेज़ी के साथ इधर उधर मूव करने लगते हैं और ये वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगते हैं। तो ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस में जो बदलने की लिए न्यूनतम टेम्परेचर की अवस्था होती है वो होता है इनका क्वथनांक। तो क्वथनांक होता क्या है? क्वथनांक होता है कि जब आप किसी द्रव को गैस अवस्था में बदलते हैं तो उस गैस अवस्था में बदलने के लिए आपको जो टेम्परेचर देना पड़ता है वो होता है उसका क्वथनांक। ये है हमारा गैस अवस्था। तो आपने देखा कि अंतराणविक बल और ऊष्मीय ऊर्जा यही दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से कोई ठोस द्रव में और कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है और इनके बीच में दूरी के आधार पर ये ठोस हैं, ये द्रव हैं, ये गैस हैं। दूरी यहाँ पे अणुओं के बीच में सबसे कम थी तो ये ठोस हो गए थे। दूरी कम होने के कारण अंतराणविक बल बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे दूरी थोड़ी ज़्यादा थी, अंतराणविक बल थोड़ा कम था तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए। यहाँ पे दूरी सबसे ज़्यादा हो गई जिसके कारण इनके बीच में लगने वाला अंतराणविक बल सबसे कम था तो ये थे गैस। इसके बाद हम लोग, चूंकि हमारा टॉपिक सॉलिड स्टेट है, तो हम लोग सॉलिड स्टेट का बहुत ही डीपली अध्ययन करते हैं। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं अब हम लोग ज्यामितीय संरचना के आधार पर ठोसों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे पास ठोस थे जिनके पार्टिकल्स बहुत ही पास पास थे, जैसे मान लीजिए ये जो ठोस थे, ये जो इनके पार्टिकल्स थे ये बहुत ही पास पास थे। तो अब हम लोग इन्हीं ठोस की जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हैं, इनकी संरचनाओं के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ज्यामितीय संरचना के आधार पर जो ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो किस आधार पे? ज्यामितीय संरचना के आधार पे। जो सॉलिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टली। तो पहला हो गया क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। इसको बोलते हैं एमार्फस सॉलिड। ये किस आधार पे हैं? ये हैं ज्यामितीय संरचना के आधार पे। ज्यामिति मतलब इनकी जो कण आपस में जुड़े हैं वो किस क्रम में जुड़े हैं, वो किस तरह से जुड़े हैं, ये होती है सॉलिड की ज्यामितीय संरचना। ठोस की ज्यामितीय संरचना और उसके
आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक। तो क्रिस्टलीय सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलीय सॉलिड मतलब क्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसके जो कण होते हैं, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, वो एक दूसरे से एक निश्चित क्रम में जुड़ते हुए और लेयर पे लेयर मतलब परत के ऊपर परत बनाकर और वो एक ठोस का निर्माण करते हैं। और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है इसके जो कण होते हैं वो किसी निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं, इनका जुड़ने का कोई क्रम में नहीं होता है और इनके जो कण होते हैं वो इधर उधर किसी भी ऑर्डर में जुड़े हो सकते हैं। जैसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक हम सॉलिड का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप ये देख रहे हैं हम एक निश्चित पैटर्न को ही दोहरा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने एक निश्चित पैटर्न को ही कणों को आपस में जोड़ा है। ये जो पैटर्न है यही पैटर्न आप बढ़ाते चले जाइए और इस पैटर्न के ऊपर आप परत के ऊपर परत इन परमाणुओं को जोड़ते चले जाइए तो आप उससे जो संरचना आपको मिलती है वो होती है क्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं वो रैंडमली इधर उधर जुड़े होते हैं। देखिए जैसे ये रहा हमारे पास, ये रहा, तो इनके जो कण हैं उनका कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया गया है। देखिए अगर पैटर्न का आपको पता लगाना है तो जैसे मान लीजिए इनका 4-4 का या 3-3 का आप ग्रुप बनाइए, तो ऊपर जब आप 4-4 का ग्रुप बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये 4 एक बार जुड़े हैं, उसके बाद फिर 4 जुड़े हैं, फिर 4 जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप 4-4 का ग्रुप बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी ये 4-4 एक साथ और एक पैटर्न में नहीं जुड़े हैं। यहाँ पे एक सीधी रेखा में 4-4 जुड़ा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यदि 4 को लेते हैं तो ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पे कोई क्रम को ध्यान में नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी भी आप सॉलिड को उठाकर देखिए, यदि वो क्रिस्टलाइन होगा तो उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो एक क्रम में होगा, चाहे वो इस क्रम में हो चाहे वो किसी भी क्रम में हो, लेकिन वो एक क्रम को ही दोहराएगा। ठीक। जैसे हम एक इसका एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। क्या ऐसा होता है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो कणों की संरचना होती है वो एक क्रम को, और ये अक्रिस्टलीय ठोस में जो अणुओं की संरचना होती है या कणों की जो संरचना होती है वो क्रम को नहीं फॉलो करते हैं, ये पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं? एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसमें ये जो एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन को हम इस रेड वाले पेन से लिख रहे हैं, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एक सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक। तो जब आप, और SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की सबसे शानदार बात ये है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होता है और अमॉर्फस सॉलिड भी होता है। मतलब जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो क्रिस्टलीय ठोस भी होता है और क्रिस्टलीय ठोस भी होता है। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं एग्जाम्पल क्रिस्टलीय ठोस और उसके संरचना को बनाते हैं। तो
आप देख रहे हैं कि हमने जो इनका स्ट्रक्चर बनाया ये सब सिलिकॉन है, और हर एक सिलिकॉन के साथ आप दो दो ऑक्सीजन को जोड़ते जाइए। इसके साथ ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, दो हो गया। ये इसका ऑक्सीजन हो गया, ये इसका ऑक्सीजन, ये इस वाले एटम का ऑक्सीजन हो गया। मतलब आप दो दो ऑक्सीजन को जोड़ते जाइए एक सिलिकॉन पे, तो आपको एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है ये एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। कैसे? ये एक निश्चित पैटर्न को दोहराता है। जैसे मान लीजिए अगर ऊपर वाला हम ये लें और ये लें, आप क्या देख रहे हैं, ये ऊपर 2 है और नीचे 3 है। तो आप इसी तरह से और भी यदि आगे बढ़ाते जाएं, बनाते जाएं, तो ये एक निश्चित पैटर्न में, एक निश्चित क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और एक ठोस का निर्माण करते हैं। यदि आप इनके परत के ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर जो परत होता है उसको बनाते जाएं तो ये एक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं। लेकिन जब यही सिलिकॉन डाइऑक्साइड अक्रिस्टलीय ठोस होता है तो किस प्रकार से इनके अणु आपस में जुड़े होते हैं वो आप देख लीजिए। ये रहा हमारे पास सिलिकॉन का एटम और इसके साथ जुड़ा है 2 ऑक्सीजन, तो ये रहा ऑक्सीजन। इसी तरह से आप रेंडमली बना सकते हैं इधर उधर, इनका कोई क्रम नहीं होता है। तो आप इनके साथ 2 ऑक्सीजन को जोड़ते जाइए। ये एक ऑक्सीजन, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 2 ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ते जाइए। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यदि आप इसको लें तो यदि ये एक पैटर्न, ये क्रम बना रहा है तो बाकी कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो एक पैटर्न को फॉलो करे। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 सिलिकॉन एटम है। ये लाल वाला आप देखिए 1 2 3 4 5। लेकिन अब आप किसी का भी ग्रुप बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे बनाते हैं तो 1 2 3 4। मतलब ये होगा कि ये जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो किसी निश्चित पैटर्न को नहीं दोहराते हैं। अब इसकी हम एक छोटा सा 3-4 प्रॉपर्टी, जो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे हम क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय ठोस को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसको देख लेते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को हम 2-3 गुणों के अंतर के आधार पे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है इनकी ज्यामिति। ज्यामिति मतलब इनके अणु एक दूसरे से, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो कण हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हैं। तो इनके जो कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम को दोहराते हैं। तो इनके जो ज्यामिति होती है किस तरह से होती है, वो निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में आप देख रहे हैं कि इनके जो कण होते हैं वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इनकी ज्यामिति किस तरह से होती है, अनिश्चित होती है।
जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा हम समझते हैं कि क्या क्रिस्टलीय ठोस को जब गलाया जाता है तो वो अक्रिस्टलीय ठोस की अपेक्षा जल्दी गलता है या थोड़ा लेट गलता है। तो क्या गलनांक, जब क्रिस्टलीय ठोस को गलाया जाता है तो चूंकि इनके जो कण हैं वो एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं और जो भी कण हैं वो परत दर परत जुड़े हुए हैं, तो इनको जब गलाया जाता है तो इनको गलाने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पे गलाया जाता है। क्योंकि जो सारे कण हैं वो एक दूसरे से जुड़े होने के कारण और सभी जो कण हैं वो एक निश्चित पैटर्न में है, तो इनके लिए एक समान ऊर्जा की जरूरत होती है, तभी ये एक तरफ से सारे के सारे कण गलेंगे। मतलब ये जो कण हैं वो अपने अंदर की एनर्जी, अपने अंदर के जो बॉन्ड होता है उसको एक फिक्स एनर्जी में ही तोड़ पाएंगे। लेकिन इनके जो कण होते हैं वो किसी से बहुत मजबूती के साथ और किसी से बहुत कमजोर बल के साथ, अंतराणविक बल के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए जब आप इनको गलाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के जो कण हैं वो बहुत तेजी के साथ गल जाएं और यहाँ पे बहुत तेजी के साथ न गलें। इसलिए आप कई बार देखते हैं जो प्लास्टिक होता है तो प्लास्टिक में कुछ हिस्सा बहुत तेजी के साथ गल जाता है और कुछ हिस्सा थोड़ा लेट से गलता है। तो ये होता है इनका गलनांक। तो इनका गलनांक कैसा होता है? तो इसके लिए जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है और इसका जो गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक, उसके बाद समझ लेते हैं एक टर्म आता है विदलन। विदलन का क्या मतलब है? विदलन का मतलब है कि आप किसी चीज को भी काटिए, काटने से ही तात्पर्य है विदलन का। जब किसी चीज को काटा जाता है तो उसको कहा जाता है विदलन करना। तो जब आप इसको काटते हैं, यदि आप यहां से काटते हैं या आप यहां से काटते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इनके जो काटने के बाद जो हमारे पास ज्यामितीय संरचना मिलती है, मतलब इसके अंदर के जो कण मिलते हैं वो एक निश्चित क्रम में कटे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये तीन तीन के क्रम में एक दूसरे से कटे हुए हैं और यहां पे जब आप इनको काटते हैं तो आपको क्या मिलता है? काटते हैं तो इनका एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिलता है। जैसे यदि आप इसको काट रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो कण है ये बीचों बीच से कटा है, ये वाला किनारे से कटा है, ये वाला बीचों बीच से कटा है, ये वाला किनारे से कटा है। तो जब आप इनको काटते हैं तो इनको काटने के बाद आपको कोई निश्चित क्रम नहीं मिलता है और यहाँ पे निश्चित क्रम मिलता है। तो इसको काटने के बाद क्या होता है? निश्चित क्रम प्राप्त होता है। इसको काटने पर कोई भी निश्चित क्रम प्राप्त नहीं होता है। ये तीन हमने बेसिक इसका अंतर लिया है जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का है। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के जो संरचनाएं हैं उसको पढ़ते हैं और यह देखते हैं कि क्या क्रिस्टलीय ठोस सिर्फ और सिर्फ परमाणुओं से या अणुओं से या आयनों से ही मिलकर बना होता है या अलग अलग परमाणुओं आयनों से मिलकर बना होता है। यदि मिलकर बना होता है तो उनकी संरचना किस प्रकार से बनती है। यदि वो परमाणु से मिलकर बना होगा तो उसकी संरचना कैसी होगी, यदि वो अणु से मिलकर बना होगा तो उसकी संरचना कैसी होगी, यदि वो आयन से मिलकर बना होगा तो उसकी संरचना कैसी होती है। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस
4 प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आपका आणविक ठोस। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे।